हेलो बच्चों। आज यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में मैं नाइट्रिक एसिड के यूजेस, उसके टेस्ट्स और जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है जो नाइट्रिक एसिड से बनता है, ठीक है, और उसकी संरचना की बात करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं। नाइट्रिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है, वो बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में उसका यूज़ होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उर्वरकों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब उर्वरक और लिखा हुआ है कि विस्फोटक बनाते हैं। ठीक है, तो आप उन उर्वरकों के नाम लिख देना। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला इस तरह से लिख लेना, NH4 का टॉइस NO3। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक हो गया। और एक बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट लिख लेना। ठीक है, नाइट्रेट का टॉइस कर देना इसको। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, ये उर्वरक है। और इसके अलावा उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट हो गया, बेसिक क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, जिनको हम एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन बनाएगा। और क्या बनाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिसको आप TNT भी बोलते हो, पिक्रिक एसिड्स बोलते हो। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन और इनके मैं फार्मूलाज यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मैं नॉर्मल फार्मूला लिख रही हूँ नाइट्रोग्लिसरीन का, C3H5 N3O9। ठीक है, ये किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला है। नाइट्रोग्लिसरीन आप यूँ लिख लेना। ठीक है, पूरा नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है ना। दूसरा पिक्रिक एसिड होता है। देखो, जैसे आपने परसों TNT बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे फिनॉल की जब हम आधिक्य में क्या करते हैं, सॉरी NO2 है यहाँ, आधिक्य में HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं, तो इस तरह से 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और फिनोल एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, पिक्रिक अम्ल बोल लेते हैं। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका निर्माण भी क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से होता है। ठीक है, तीसरा मैंने TNT तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रहता है, टोलुइन रहता है और 2, 4, 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोल लो, या फिर शॉर्ट में TNT बोल लो। ठीक है ना, हो गया। तो ये तीन चीज़ें क्या है, विस्फोटक के रूप में नाइट्रिक अम्ल से बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रयोगशाला में इसका उपयोग क्या होता है, एज अ अभिकर्मक या रिएजेंट आप बोलो। अब रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट बेटा देखो जैसे कोई भी क्या हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, तो उसमें अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो क्या करने के लिए, ये जांचने के लिए कि अभिक्रिया चल रही है नहीं चल रही है, इसके लिए जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और अभिकर्मक का आप मेन डेफिनेशन दोगे तो क्या है कि अभिकर्मक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी HNO3 क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, उसका अगर हम एक आयतन ले लें, ठीक है, और इसके साथ 3 आयतन हम HCl मिला लें, यहाँ पे HCl लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, नाइट्रिक अम्ल HNO3 लिख लो। ठीक है, तो ये मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। ठीक है ना, एक्वारेजिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। तो ये एक्वारेजिया क्या है, जो अत्यंत अविलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर देता है, घोल देता है। ठीक है, अब अत्यंत अविलेय पदार्थ कौन से, मतलब जो आसानी से घुले नहीं। ठीक है ना, अब वो चलो मेटल्स की बात ले लेती हूँ मैं। ठीक है, जो प्लैटिनम है और गोल्ड है, ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे प्लैटिनम है, PT है ये, ठीक है, प्लैटिनम, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1768 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो एक्वारेजिया है 1:3, ठीक है, इसका HNO3 का, और 3 अनुपात किसके हैं, या 3 आयतन किसके हैं, HCl के। ये इस प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, घोल देता है, जिसका कि इतना ज़्यादा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, तो अत्यंत अविलेय पदार्थों को भी क्या कर देगा, घोल देगा। ठीक है, ऐसी गोल्ड के साथ भी करता है, जिसका लगभग 1064 लगभग अप्रोक्स, तो अप्रोक्स इतना ही समझ लो, इतना क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मतलब ऑप्शनल आएगा कि
अम्लराज है, और नीचे दे देगा कि एक आयतन ये मतलब HNO3HCl देगा या HNO3H2SO4 दे देगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसका तीसरा कि ये देखो लिखा भी हुआ है इसने, जो गोल्ड और सिल्वर जो आप पहनते हो, ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर की जो मेटलर्जी होती है, ठीक है, यानी धातु कर्म होता है। अब आपके पास वो चैप्टर नहीं है सिलेबस में, ठीक है, लेकिन उसमें हम विभिन्न धातुओं के धातु कर्म की और परिष्करण की, शुद्धिकरण की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुओं के धातुक्रम और उनके शुद्धिकरण में यानी उनकी मेटलर्जी और प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे ये बहुत सारी धातुओं के साथ मिलके उनके क्या बनाता है, नाइट्रेट्स बनाता है। और वो नाइट्रेट्स क्या होते हैं, फोटोग्राफी, रंगाई, छपाई और पहले टाइम पे एक्सरेज में भी यूज़ होते थे, ठीक है ना। तो आगे कुछ और नाइट्रेट्स भी बनाता है जो विस्फोटक होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था सेलुलोज नाइट्रेट, गन कॉटन वगैरह। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, बट ये है जो फोटोग्राफी वगैरह की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, और एक्सरे वगैरह, तो उसको हम नाइट्रेट फिल्म ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और आपको तो पता भी होगा कि फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट आपने टेंथ में पढ़ा होगा, सिल्वर नाइट्रेट क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा बाकी इसका यूज़ जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, सेंट वगैरह होते हैं, आपके कलर हो गए, कृत्रिम रंग हो गए, कृत्रिम रेशम हो गया, इनको बनाने में भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हो गया। अब आगे देखो, अब नाइट्रिक अम्ल के क्या है, परीक्षण है ये, ठीक है, कैपिटल इसमें वो कर लेना, ये परीक्षण है बड़ा, ठीक है। तो पहला परीक्षण इसका है कि जब हम क्या करते हैं, हमने नाइट्रिक अम्ल लिया है, यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन भी कर लेंगे। नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है और उसमें हमने क्या कर दिया है, कॉपर की छीलन डाल लिया, ठीक है ना, कॉपर टर्निंग उन्हें बोलते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैस होगी वो उस ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कॉपर नाइट्रेट बनने लग जाता है, तो उसके कारण जो विलयन होता है उसका क्या हो जाता है, कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि परख नली में हमने HNO3 लिया, उसमें कॉपर वायर डाली, वायर्स बिल्कुल छीलन होती है, आपको लैब में दिखा दूंगी मैं। अगर इसको डालते हैं तो एकदम से क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। उसके बाद वो घोल जब धीरे धीरे रिएक्शन होगी तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा तो वो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला, ठीक है। इसकी रिएक्शन में आपको बता देती हूँ, आपने कॉपर लिया, ठीक है, और क्या कर लिया, HNO3 ले लिया, मैंने 4 HNO3 ले लिए इसमें, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, कॉपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव में, तो मैंने 2 नाइट्रेट उसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, तो भूरा धुआं भी निकलता रहेगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा पहले, ठीक है। अब बाकी जो होगा उसमें H2 होगा, रिलीज हो जाएगी H2, ठीक है, या निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा मतलब वाष्पित नहीं होगी, बनेगी, ठीक है। हो गया। तो ये इसकी रिएक्शन भी है, आप चाहो तो रिएक्शंस भी लिख सकते हो इसकी, ठीक है, आगे और भी टेस्ट है उनकी भी, ठीक। तो सेकंड है इसका वलय परीक्षण, इसे कहते हैं हम, ठीक है। तो वलय परीक्षण नाम से पता चल रहा है, वलय मतलब रिंग, तो रिंग बनती है, आप परख नली में भी इसको मतलब करके देख सकते हैं कि हाँ रिंग बन रही है। एक साफ परख नली लेंगे, उसमें हम ये टेस्ट करेंगे, तो आप जब परख नली धो भी देते हैं तो वो रिंग क्या होती है, लगभग दिखाई देती है कि हाँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्या है कि सांद्र H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा लेनी है और उसमें क्या मिला देना है, हमने FeSO4 का जलीय विलयन मिला देना है। इसके कारण क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर की रिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग से ही ऊपर क्या बन जाती है, ब्राउन कलर की रिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी ये रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, आप इनको कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ मैं कि चूँकि क्या होता है, हमें नाइट्रेट जो आयन होता है उसकी उपस्थिति ज्ञात करने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जो भी नाइट्रेट लवण होंगे वो आपको पता है वो जल में विलेय होंगे, तो इसके बाद नाइट्रेट लवण का हमने जलीय घोल ले लेना है, ठीक है, और उसमें क्या मिला देना है, यही फेरस सल्फेट, यहाँ पे
ये देखो फेरस सल्फेट ले रखा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसने साथ साथ कर लिया ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें मतलब जो भी आपने नाइट्रेट का जलीय घोल ले रखा है और उसमें क्या मिला देना है, FeSO4 मिला देना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि एकदम से मिला दिया, क्या करना है, परख नली की दीवार के सहारे हम एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब करते जाते हैं और फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, ऐसे ही सेम, ठीक है। थोड़ा सा इन दोनों का मिश्रण कर लिया, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की साइड बाय साइड से डालते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, देखो इस पे है भी, HNO3 लिया है आपने पहले, फिर FeSO4 उसमें डाला, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालेंगे और इसके बाद क्या बन जाएगा, जो भूरी रिंग बनती है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और वो भूरी रिंग किसकी बनती है, जो ये Fe आपने यहाँ पे तो है FeSO4 का थ्राइस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में एट लास्ट FeSO4 डॉट Na, इसका क्या बनता है, NO भूरा, इसका क्या बनता है, और जो रिंग होती है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। हो गया, तो ये है। इसके बाद देखो थर्ड है इसका कि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है उससे अभिक्रिया करके जो HNO3 है वो I2 मुक्त करता है, ठीक है ना। तो इसको हम अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा, जो स्टार्च पेपर अगर हम ले रहे होंगे तो उस पेपर को भी क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है ना, एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक यूजेस और मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप लैब में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा अगर हम HNO3 कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा भी आपके हाथ में लग जाए तो आपके हाथ में क्या हो जाते हैं, पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, येलो स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर के जो भी प्रोटीन है उसके साथ क्रिया करके, ठीक है, एक क्या बनाता है, नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी नाइट्रिक अम्ल की बूंदें गिर जाती हैं तो पीले धब्बे पड़ जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल प्रोटीन के साथ क्रिया करके एक नाइट्रो यौगिक जिसको आप जेंथोप्रोटीन भी कहते हो, उसका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको भी, ये सब आप परीक्षण लैब में भी देख सकते हैं, ठीक है। जब भी मतलब ऐसा होगा कि स्कूल खुले तो हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया नाइट्रिक अम्ल यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो शुद्ध नाइट्रिक एसिड है या शुद्ध नाइट्रिक अम्ल है उससे कैसे अलग है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 1 नंबर का कभी आएगा ये, ठीक है, बट था ये टॉपिक में तो मैंने लिख दिया। देखो जो सांद्र यानी कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसकी नॉर्मलता, मैंने आपको कंसंट्रेशन ज्ञात करने की विधियों में नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है, मोलरता, मोलैलिटी सब कराए थे, ppm, मोल फ्रैक्शन, तो उसी में मैंने बताया था ये 11 में भी। तो जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है उसकी नॉर्मलता होती है 16N, ठीक है। तो 16N होती है, तो इसमें क्या होता है 70% HNO3 रहता है और बाकी का 30% क्या रहता है, जल रहता है, क्योंकि अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो 70% इसमें क्या होगा, HNO3 होगा और बाकी से इस क्या होगा, जल होगा, ठीक है। जबकि हम प्योर नाइट्रिक एसिड की बात अगर करें, ठीक है, प्योर नाइट्रिक एसिड की बात करूँ मैं पहले बात करी मैंने कंसंट्रेटेड की, जिसमें क्या है 70% HNO3 है, बाकी का बचा हुआ 30% क्या है, H2 है, ठीक है। अब प्योर HNO3 की बात कर रही हूँ तो उसमें पूरा का पूरा क्या होगा, 100% क्या होगा, HNO3 होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, ठीक है ना। हो गया। अब जो ये प्योर HNO3 होता है ये वैसे क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने जैसे रखा हुआ है लैब में, तो कुछ समय बाद इसमें क्या हो जाता है, खुद ही अपघटन होने लग जाता है, ठीक है। अपघटन की अभिक्रिया भी मैंने पहले बताई थी आपको, इस तरह से जब आप 2HNO3 ले लो या तो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे 2NO2 में टूट जाएगा ये, ठीक है, प्लस H2O में टूट जाएगा, प्लस O टूट जाएगा। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, इसमें मतलब अवघटित हो जाएगा, तो ये वापस इसमें घुलने लग जाएगी। अब इसका रंग क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के घुलने के कारण इसका रंग पीला हो जाएगा, ठीक है। और वैसे मैंने बोला कि प्योर HNO3 का कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं दो तरह के HNO3 की, तो हमने बात कर ली। तीसरा बात करते हैं फ्यूमिंग। फ्यूम मतलब होता है क्या, धुआं, ठीक है, धूम्र, ठीक।
तो धुआं। तो इसमें देखो क्या होता है, जो सधूम्र या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है उसमें क्या होता है, 98% क्या होती है, HNO3 होती है। ठीक है ना, हो गया। और इसमें अधिक मात्रा में क्या हुई होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, घुली हुई होती है। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के घुले होने के कारण इससे क्या निकलती रहती हैं, लगातार फ्यूम्स यानी धूम, धूमरा बोलो या धुआं बोलो, ठीक है, धुआं निकलता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके इसके धुएं के निकलने के कारण इसको हम क्या बोल लेते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोल लेते हैं। ठीक है ना, हो गया। अब क्या होता है, क्योंकि इससे लगातार मतलब HNO3 से जो मैंने अभी रिएक्शन बताई थी आपको, अपघटन होता रहता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब आपने तो बंद कर रखी है बोतल, तो वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो वापस वहीं घुलती रहेगी। अब उसके घुले रहने के कारण क्या होता है, जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, वो जो सांद्र नाइट्रिक एसिड आप ले रहे हो या फिर शुद्ध नाइट्रिक एसिड आप ले रहे हो, उसकी तुलना में क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कौन सा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, हो गया। तो ये है। अब आगे देखो और क्या, कहाँ गया, और क्या कह रहा है कि जब हमें ये बनाना होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो हम क्या ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो आप या सोडियम नाइट्रेट ले लो, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित कर दो। ठीक है, और अगर स्टार्च भी है तो स्टार्च की उपस्थिति में आश्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेंगे और क्या ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे। ठीक है, मैंने बोला कैसा H2SO4 लेना है, कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है ये बन जाएगा, F लिख लेती हूँ मैं, और जो KHSO4 है वो बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर क्या हो जाती है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, अब बाकी इसमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, स्टार्च ले रखा है, तो थोड़ी देर बाद जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, यहाँ जब रिएक्शन हो रही होती है, यहाँ पे आप स्टार्च भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्या हो जाता है, कुछ मात्रा जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की होती है वो स्टार्च द्वारा अपचयित कर ली जाती है, जिससे क्या बनने लग जाएगा, अच्छा ये वाला बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ हमने स्टार्च लिया था, आगे क्या होगा, ये किस वापस किस में कन्वर्ट होने, अब घटित समझ लो। ठीक है, वापस किस में टूटने लग जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटने लग जाएगी। अब उसी बॉटल में रहेगी या जिसमें भी आपने ले रखा है, तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण उसमें क्या होगा, लगातार धुआं निकलता रहेगा। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा कर लेना ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने, वहाँ पे मैंने उस स्लाइड में मैंने बाई रिएक्शन बता दिया, आप इसको इस तरह से कर लेना कि पोटेशियम नाइट्रेट लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया स्टार्च की उपस्थिति में, तो क्या बन गया है आपका, सांद्र नाइट्रिक अम्ल बन गया। अब इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा, आगे आपने स्टार्च ले रखा है, तो ये क्या होगा, टूटता रहेगा किसमें, NO2 वगैरह में। ठीक है, NO2 और H2O वगैरह या फिर नवजात ऑक्सीजन, फिर वो क्या बना देंगी, जो फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे उसमें NO2 के क्या निकलते रहेंगे, फ्यूम्स निकलती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका, नाइट्रोजन परिवार का। ठीक है ना, ये है नाइट्रिक अम्ल की संरचना कैसी होती है। ठीक है ना, तो नाइट्रिक अम्ल में जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये क्या होता है, sp2 संकरित होता है। ठीक है ना, अब sp2 संकरित है तो इसकी क्या है, प्लेनर जिमेट्री होगी। ठीक है, इसका मतलब जो ये नाइट्रिक अम्ल है ये क्या है, प्लेनर अणु है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये एक हाइड्रोजन किस बंध से, इस तरह से OH बंध है। ठीक है, अपने आप में, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, H1। ठीक है, तो इसको हम क्या इसलिए क्या नाम देते हैं, मोनोबेसिक एसिड हम बोल लेते हैं। ठीक है ना, हो गया। अब देखो ये इसका बंधन सूत्र है, ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है। ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये वाला क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी तरफ खींचे रखता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, और
ये तो है ही यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन क्या कर सकता है, 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है, तो 2 और 1 3, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसने अपनी तरफ खींच लिए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है इसका, ठीक है ना, सबकी बता रखा उसने थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रॉन डॉट भी मतलब पर्टिकुलर नहीं है, ये मुझे मिला नहीं तो मैंने बॉन्ड के थ्रू, आप बॉन्ड के थ्रू इसको कर लेना कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से, ठीक है। और ये वाला इसको दिखा लेना कि ये इसी की तरफ क्या होते हैं, टारगेट होते हैं, टारगेटेड, ठीक है, उसी की तरफ गए हुए रहते हैं जो भी उस पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 क्या होते हैं उसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मूव हुए रहते हैं, ठीक है, और ये OH बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये नाइट्रिक एसिड ख़त्म हो गया आपका, और जो 15वां ग्रुप 15 है या नाइट्रोजन परिवार है ये समाप्त हो गया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगला लेक्चर डालूंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।